Hello friends, welcome to MS Academy. So on the discussion day, अभी जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एसी का फोर्थ लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था कि कोई इंडक्टर चार्ज कैसे होता है, और मतलब चार्ज तो आज देखेंगे कि कोई भी इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसको आपने देखा था हाफ एल आई स्क्वायर, और कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम कैपेसिटी था किसी इंडक्टर और कैपेसिटर का। हमने ये भी बताया था बेसिक प्रॉपर्टी में कि जो इंडक्टर होता है करंट चेंज का विरोध करता है, और जो कैपेसिटर होता है वोल्टेज चेंज का विरोध करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि 220 वोल्ट जो डीसी है वो कम खतरनाक है 220 वोल्ट एसी से, क्योंकि आरएमएस एसी का जो है आरएमएस वैल्यू होता है, तो जो पीक वैल्यू हो जाएगा 220 का 311 वोल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि कोई भी इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तथा एक टर्म आएगा टाइम कांस्टेंट, उसको देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज का जो है डिस्कशन है उसको देखते हैं। चलिए अभी जो हमारा एक सर्किट है, सपोज करिए इसमें हमने एक बैटरी जोड़ा हुआ है ई वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। एक सर्किट है जिसमें ए और बी एक स्विच लगा हुआ है जो ए से कनेक्ट हो सकता है या बी से कनेक्ट हो सकता है। जब ये बी से कनेक्ट होगा तो ये एक एक्टिव सर्किट बन जाएगा। एक्टिव सर्किट बोले तो क्या समझ रहे हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें कोई एक सोर्स एलिमेंट हो, जिसमें कोई एक सोर्स एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। करंट सोर्स एलिमेंट हो या वोल्टेज सोर्स एलिमेंट हो तो उस सर्किट को हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो अभी जो सर्किट बन रहा है ये बी सी डी ई एक एक्टिव एलिमेंट है, एक एक्टिव सर्किट है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा ये बैटरी इधर करंट देगा और ये सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी और इससे चार्ज होने लगेगा। जैसे ही ये चार्ज होगा एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस, जिसकी वैल्यू एल डी आई बाई डी टी से दी जाती है, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू है वो रजिस्टर की है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा जिसे हम आई इंटू आर से दिखाते हैं। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर रहा एंड दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर रहा। अब बताइए ये वोल्टेज हमने टोटल ई से डिनोट किया था, तो जो टोटल वोल्टेज है दो भागों में बट रहा है। एक तो आई आर के बराबर है, एक आई आर के बराबर है, और एक है एल डी आई बाई डी टी के बराबर है, क्योंकि ये वोल्टेज इन्हीं दो वोल्टेजेस में बट रहा है। अब बताइए एट टाइम टी इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन, जैसे ही ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, कुछ समय बाद जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा, अब क्या होगा, समय करंट तो फिक्स हो गई, मैक्सिमम अटेंड कर लिया वैल्यू, तो इसमें कोई यानी कि मैक्सिमम आई जैसे ही बढ़ रहा है, एक समय आएगा जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी करंट की, और जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू करंट आ जाएगी उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। यानी जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो, यानी कि किसी भी करंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यानी कि जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगी अब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये जीरो वोल्ट हो जाएगा, तो टोटल अक्रॉस वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस आ जाएगा। यानी कि E इज इक्वल टू, उसको हम लोग देखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है आई नॉट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो यानी कि हम चाहे तो E को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं आई नॉट माइनस के आई नॉट इंटू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई नॉट इंटू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आर आर प्लस के एल डी आई ओवर डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सर्किट का इक्वेशन बन जाएगा। चाहे तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा आपको आई नॉट माइनस के आई इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहां से आप चाहें क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आप डी आई ओवर डी आई अपन आई नॉट माइनस के आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एल बाई आर। देखिए एल बाई आर, ये आर बाई एल एक्चुअली आर बाई एल, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं ना, आर बाई एल इंटू डी टी। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डी टी यहाँ गया, एल नीचे आ गया, तो आर बाई एल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई यही रहा, ये नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मिलने के बाद हमें पूरा ये चाहिए, यानी कि हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, तो लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो है लॉग एक्स आता है, और 1 बाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के लॉग एक्स आता है। यानी कि जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, यहां से आप लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग, और एक्स की वैल्यू आपकी है आई नॉट माइनस के आई इज इक्वल टू क्या है, ये आर बाई एल कॉन्स्टेंट है, आर बाई एल को बाहर रखिए, आर बाई एल
इंटू टी प्लस कोई कांस्टेंट आपका के है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के है। ये इक्वेशन बना, ये है इक्वेशन। इस इक्वेशन बना इंटीग्रेशन के बाद। अब काम करेंगे, हमें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आप बताइए, एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि जब अभी स्विच ये कनेक्ट ही नहीं हुआ था बी पे, सर्किट में कितना करंट था? कुछ नहीं था, जीरो अमाउंट ऑफ करंट था। यानी कि जो आई था, आई इक्वल टू जीरो, कब? एट टी इक्वल टू जीरो, यानी समय 0 सेकेंड पे सर्किट में 0 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी। ये बात समझना है। यानी कि एट टी इक्वल टू जीरो पे, यानी टी की जगह पे यदि 0 रख दें और आई की जगह पे 0 रख दें तो सर्किट इक्वेशन एकदम बैलेंस रहेगा। यानी माइनस ऑफ लॉग आई नॉट इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस के, यानी कि के की वैल्यू आपको मिल गई, के की वैल्यू मिल गई आपको माइनस ऑफ लॉग आई नॉट। ले आइए और इसी इक्वेशन में पुट करिए बिना किसी से पूछे। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा? चलिए, मुझे लगता है इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप कहां से इक्वेशन कहां से आ रहा है। ठीक है, कि यहां से यदि आप चाहें तो के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। पुट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? माइनस ऑफ लॉग आई माइनस आई नॉट, या आई नॉट माइनस आई है एक्चुअली, इज इक्वल टू, ये आर बाई एल तो रहेगा ही एज यूजुअल, इंटू टी माइनस के लॉग आई नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो वैल्यू है किसकी है? वही के की वैल्यू है। तो के की जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस के लॉग आई नॉट। ठीक है, अब क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो माइनस के इधर को आप चाहे तो इसको इधर ही रहने दीजिए। तो क्या मिल जाएगा? माइनस के आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला टर्म को माइनस ही रहने दीजिए और ये वाला टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा। यानी कि लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस के लॉग के वैल्यू कितनी है? आई नॉट है। देखिएगा, समझिए कहां से आ रहा है। इस टर्म को हमने लेफ्ट में भेज दिया और इस टर्म को हमने राइट में भेज दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ऑलरेडी था और ये आके इधर नेगेटिव हो गया। लॉगरिथम का एक फंक्शन होता है, यदि आपको याद हो तो लॉग एम माइनस के लॉग एन को हम चाहे तो लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन। ये होता है लॉगरिथम से एक इक्वेशन होता है, एक जो है कि फॉर्मूला होता है, थ्योरम होता है। इसको अभी जो हम लोग लॉग लिए हैं सबका जो बेस है वो ई है। चाहे तो आप इधर ई लिख सकते हो, जो भी जहां भी लॉग है आप चाहो तो बेस ई लिख सकते हो। ये नेचुरल नहीं, ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, ई है। चलिए, तो यहां से आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड को इसको आप लिख सकते हो लॉग आई नॉट माइनस के आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं दोनों साइड का एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू, ये वाला लॉग हट जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये बचेगा आई नॉट माइनस आई अपन आई, और आई से डिवाइड करेंगे, आई नॉट को आई से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, वन माइनस आई माइनस के आई नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन बचेगा आपको, 1 माइनस इतना बचेगा। अब एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉजिटिव आई नॉट, हमें आई ना आई चाहिए, हमें आई चाहिए। हम ये चाहते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम जाने, तो हम आई को सब्जेक्ट कर रहे हैं कुल मिला के, हमें आई चाहिए। आई को पाने के लिए सब इतना तितिमा रचा जा रहा है, समझिए। यानी कि अभी हम जो आई रखेंगे, यानी आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर पॉजिटिव कर देते हैं, 1 माइनस सी की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, इजंट इट? आई नॉट को चाहे तो आप इधर भेज दीजिए, तो i इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। यानी कि इसको आप ऐसे, ये है इक्वेशन। यानी कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो कौन से इक्वेशन को फॉलो कर रही है? वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रही है। i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आर बाई एल को भी हम एक टर्म से लिखते हैं जिसे हम टाउ बोलते हैं, जिसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। मैं उसको भी बना रहा हूं, आप देखिए। उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको पसंद आया होगा। तो बड़ा ही आसान डेरिवेशन है, बस करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, कोई पूछे कि किसी आरएल सर्किट में करंट जो है कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है, तो आप बता सकते हो कि जो आरएल सर्किट में है वो आपका जो है कि एक्सपोनेंशियल सर्किट, एक्सपोनेंशियल वेव को फॉलो करता है। मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको। चलिए, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं i इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यानी कि टाउ इज इक्वल टू कितना रहा? टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर रहा।
यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आप चाहें तो लिख सकते हो L बाई आर। L बाई आर को हम लोग टाउ बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो समझिए। टाइम कांस्टेंट क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, उसको समझाता हूँ। चलिए, यानी कि इतना तो पॉइंट समझ में आ गया कि किसी आरएल सर्किट में यदि हम वोल्टेज देते हैं तो करंट एकाएक नहीं बढ़ जाता है, करंट एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। यानी कि यदि आपको पता है, यदि आपको पता हो तो यदि किसी ये सपोज करिए ये टी रहा, ये टाइम है और ये करंट है, करंट और टाइम। और यदि हम केवल रजिस्टर सर्किट ले लेते हैं, सपोज करिए ये रजिस्टर सर्किट रहा, यहाँ वोल्टेज दिया, इधर वोल्टेज दिया, ये आर दिया, तो ये यहाँ जो करंट बनेगा, करंट क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन तुरंत मैक्सिमम गेन कर लेता है रजिस्टिव सर्किट में। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि ये एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करता है। बोले तो ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज करिए ये आई है, ये आई है और ये अपना आई नॉट की वैल्यू है, तो ये एक्सपोनेंशियल में बोले तो ये इस तरह से फॉलो करता है, यानी कि ये इस कर्व को इस तरह से फॉलो करता है। ठीक है, समझ पाए बात? एकाएक नहीं बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल कर्व के रूप में ये फॉलो करता है। यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा? किसी आरएल सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू कब इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा? आप बताइए। मैक्सिमम वैल्यू तभी हो जाएगी अटेंड, यानी कि उसके लिए क्या चाहिए, यानी कि उस जब मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जब चार्ज होगी, यानी उसको हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। अब समझिए आप टाइम कांस्टेंट क्या होता है। यानी टाइम कांस्टेंट क्या है? तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में जो है ये जो चार्जिंग जो वैल्यू है, वो चार्जिंग वैल्यू अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो 63.2% जो है मैक्सिमम वैल्यू का पहुंच जाए। मैं इसको करके दिखाऊंगा। टाइम कांस्टेंट क्या है? तो टाइम कांस्टेंट सपोज करिए ये पॉइंट रहा, इस पॉइंट पे ये कितना रहा, ये 63.2% है मैक्सिमम का। ये आई नॉट का है, सपोज करिए आई नॉट इतना है, यानी 10 एम्पियर है, और ये यदि 6.32 एम्पियर यदि हमारी करंट पहुंचने में जितना समय लगता है, उतने ही समय को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यानी टाइम कांस्टेंट इज द टाइम पीरियड इन विच द करंट अटेन्स 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब भाई समझिए, यदि टाइम कांस्टेंट कम रहा तो क्या होगा, ज्यादा रहा तो क्या होगा? तो यदि टाइम कांस्टेंट कम रहा, यानी कम समय में ही 63 पहुंच जाएगा, यानी टाइम कांस्टेंट कम है, इसका मतलब क्या हुआ, कम समय में ही वो पहुंच जाएगा मैक्सिमम पे, यानी कम समय में ही यहाँ पहुंच जाएगा और उससे कम समय में मैक्सिमम पहुंच जाएगा। यानी कि जितना ही सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम है, R/L की वैल्यू जितनी ही कम है, उतना ही कम समय में हमें मैक्सिमम मिल जाएगी, उतना ही कम समय में मैक्सिमम करंट जो है सर्किट में फ्लो होने लगेगा। ये चीज होता है टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, समझिए, अभी समझिए बात को। ये जो है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस R/L इंटू टी, ये होता है इक्वेशन किसका? किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, और उस सर्किट में अपने पास L है और दूसरा R है और एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल E है, तो इसमें जो है इतने करंट, जो करंट फ्लो करेगी, करंट जो करंट का वेव होगा ये होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं तो ये याद होना चाहिए आपके पास, यानी चार्जिंग ऑफ इंडक्टर ये आना चाहिए। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? R/L, ये पता होना चाहिए। कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। यूजुअली माना जाता है ये, क्या अभी जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो भी कंट्रोल सिस्टम वगैरह में, या कि ये जो टाइम होता है एक्चुअली जो मैक्सिमम पहुंचता है, वो टाइम कांस्टेंट का 40 या 5t के बराबर होता है मैक्सिमम। आइडियली देखें तो इनफाइनाइट होता है, आइडियली देखें तो इनफाइनाइट होता है, आइडियली देखें तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आइडियली इनफाइनाइट होता है, यानी t की वैल्यू। अब आप हमको ये बताइए, कि आई नॉट के बराबर क्या कब होगा?
आई नॉट के बराबर तब होगा जब ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। समझिए बड़ा ध्यान से, आई की वैल्यू आई नॉट के बराबर कब होगी इस इक्वेशन में, जब ये टोटल टर्म जीरो हो जाए। ये टोटल टर्म जीरो कब हो जाएगा, जब ई की पावर इन्फिनिटी मिल जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब टी की वैल्यू हम जीरो रख देंगे, सॉरी टी की वैल्यू इन्फिनिटी लिख देंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई की पावर जो माइनस इन्फिनिटी है इसका मान जीरो होता है। समझिए, यानी कि हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं आइडियली टी बराबर इनफाइनाइट पे, यानी कि अनंत काल तक ये चलता रहे तब जाके मैक्सिमम करंट फ्लो होगा आइडियली। प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली जो है हम ये मानते हैं जो टाइम कांस्टेंट है उसका जो है कि 4 या 5 टाइम्स ज्यादा लगेगा मैक्सिमम अटेंड करने में। यानी कि यदि हमारा टाइम कांस्टेंट 2 मिली सेकेंड का है तो हम मान लेंगे कि 8 मिली सेकेंड में मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा, 2 मिली सेकेंड में हमारा 63% पहुंच जाएगा, और 8 सेकेंड में या 10 सेकेंड में मैक्स टू मैक्स वो पहुंच जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 8 जो भी है अपनी वैल्यू मैक्सिमम पे वो पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको याद होगा ये कितना होता है। ठीक है, ये वाला सर्किट आप याद रखिए। ये टाइम कांस्टेंट होता है R/L, इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आई कांस्टेंट तो कोई पूछता है टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट इज द टाइम पीरियड इन विच द सर्किट अटेन्स इट्स 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जितना शुरू होने से स्टार्टिंग से कितना जो है समय लगाएगी 63% पहुंचने में, उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट है राइज का, ग्रोथ ऑफ करंट, जो हमारा हेडिंग था वो ग्रोथ ऑफ करंट का था। ठीक है, ये ग्रोथ ऑफ करंट था किसमें, इंडक्टर में। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक्चुअली क्या है, कुछ टॉपिक आपको टफ समझ में आएंगे, कुछ टॉपिक इजी समझ में आएंगे। आपको जितना समझ में आता है उतना आप समझ रहिए। वेव एक्सपोनेंशियल होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा समय लगेगा मैक्सिमम पहुंचने में। टाइम कांस्टेंट कम का मतलब क्या हुआ, कम समय में ही मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ये है टाइम कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो उम्मीद रखता हूं इससे आप कंफर्टेबल हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ ग्रोथ के जगह पे अब हम डीके देखेंगे, यानी कि जो करंट जो है डीके करती है, यानी जो करंट डीके कर रही है उसका इक्वेशन। मैं चाहूं तो उसका डेरिवेशन करा सकता हूं आपको, बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन मैं उसका डेरिवेशन पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप देख लीजिएगा जो है कि डेरिवेशन किसी भी बुक में उसका डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसका मैं इक्वेशन बता रहा हूं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं आपको। ठीक है, कि आखिर डीके का मतलब क्या हुआ। डीके का मतलब हुआ कि यानी कि जो हमने अभी एक सर्किट बनाया था, यदि वो आपको याद हो, ये रहा सर्किट। ठीक है, ये अभी सर्किट है, यानी कि रजिस्टर के साथ एक इंडक्टर लगा हुआ था, ये स्विच लगा हुआ था, हमने एक यहाँ बनाया हुआ था और एक यहाँ से एक पोटेंशियल के लिए एक बैटरी ऐड किया हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि ईएमएफ दे रहा है, ये आर बताया था, इसको एल बनाया था। चलिए अब बताइए, पहले इसको कनेक्ट किया, जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया ये चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तो पहले चार्ज हुआ था, अब क्या होगा, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, एक पोटेंशियल है उसमें, अब ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने का मतलब इसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसके वजह से एक करंट फ्लो होगी, इसमें एक करंट फ्लो होगी, और ये करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो हो रही थी। ये बहुत बात याद रखने की है। ठीक है, यानी आर और एल, अब इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगी इसमें आके। ये सर्किट है, उम्मीद रखते हैं आप समझ रहे होंगे, ये आर और एल। तो जो इसमें अब करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे डीके ऑफ करंट। पहले 10 एम्पियर फ्लो करेगी, फिर 8 एम्पियर, फिर 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, करंट का जो मान है वो घटता जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। यानी कि इंडक्टर में पहले चार्ज हुआ था तो उसको ग्रोथ बोले थे, तो वो क्या हो रहा था, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा था। आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग गया था आइडियली, प्रैक्टिकली तो 4 या 5 टाइम कांस्टेंट में हो जाता है। लेकिन अभी जो हम लोग डीके देख रहे हैं, डीके में क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू से वो क्या करेगा, धीरे धीरे डीके करते हुए 0 एम्पियर की तरफ अग्रसर होगा। ये आई नॉट रहा और ये आई की टोटल वैल्यू रही, ये टाइम कांस्टेंट रहा, ये टाइम रहा। यानी कि 0 होने में भी आइडियली उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इस इंडक्टर में हमेशा करंट फ्लो होती रहेगी आइडियली। प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली भी हम लोग मानते हैं
कि इसको जो है प्रैक्टिकली कुछ ही समय में क्या होगा, कुछ ही समय में जो है कुछ ही टाइम कांस्टेंट में 3 या 4 टाइम कांस्टेंट में क्या होगा, वो जो करंट है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लॉस होगा, हीट लॉस होगा, यहाँ हीट लॉस होगा, स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, स्क्वायर आर लॉसेस की वजह से क्या होगा, ये जो करंट है वो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, हीट लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो ये एनर्जी इसके द्वारा खपत हो जाएगी। तो चलिए जो करंट फ्लो होगी इसमें एक आई एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगी, तो जो आई होगा वो आई की वैल्यू होती है, आई इज इक्वल टू एक्चुअली होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाता है। ये इक्वेशन आता है, ये डीके के लिए है, याद रखिएगा, ये डीके के लिए, DECAY, डीके बोले तो घटाव, यानी कि ये डीके के लिए आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी कि एक्सपोनेंशियल, यानी कि ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन एन इंडक्टर फॉलो द एक्सपोनेंशियल पाथ। दोनों के दोनों ही एक्सपोनेंशियल पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसके लिए भी टाइम कांस्टेंट क्या है, इसके लिए भी जो टाइम कांस्टेंट टी के आता है वो वही आता है, एल बाई आर आता है, एल बाई आर इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ डीके। और आप याद रखिए टाइम कांस्टेंट डीके, टाइम कांस्टेंट का अधिक होने का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट के अधिक होने का मतलब ये है कि इसको डीके होने में ज्यादा समय लगाएगा। सपोज करिए टाइम कांस्टेंट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड में जीरो आ जा रहा है ऑलमोस्ट, समझिए। यदि टाइम कांस्टेंट को ही हम 10 सेकेंड कर दिए तो डीके होने में आप क्या लगाएगा, 20 सेकेंड लगाएगा। यानी कि यदि टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो धीरे धीरे करंट खत्म होगी, यदि टाइम कांस्टेंट कम है जल्दी से खत्म हो जाएगी, समझिए। ये टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो इधर, अभी टाइम कांस्टेंट कम है तो, टाइम कांस्टेंट कम है तो इधर आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट और ज्यादा है और धीरे धीरे खत्म होगा, और ज्यादा है और धीरे धीरे खत्म होगा। ये रहा पर ये राइज के केस में क्या होगा, ग्रोथ के केस में यदि टाइम कांस्टेंट आपके पास कम है, ये बहुत कम है, यदि टाइम कांस्टेंट जीरो है, ये टाइम कांस्टेंट जीरो का मतलब ये तुरंत इंस्टेंटेनियसली इस कर्व को फॉलो करेगा, ये इसको, टाइम कांस्टेंट थोड़ा सा है तो ये ऐसे गएगा, और ज्यादा है टाइम कांस्टेंट, और ज्यादा है और ज्यादा है, यानी जितना ही ज्यादा टाइम कांस्टेंट है मैक्सिमम अटेंड करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, जितना ही कम समय है उतना ही जल्दी जो है खत्म हो जाएगा करंट। ये चीज है, ये कर्व है आपको, दिस इज आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इज द इक्वेशन ऑफ द करंट डीके इन द इंडक्टर। ये इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंडक्टर बोलते हैं। आइडियल इंडक्टर मतलब केवल इंडक्टर होगा, प्रैक्टिकल इंडक्टर मतलब उसमें एक रजिस्टर भी लगा होगा। अभी मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आप समझिए आरएल सर्किट में। अभी हम लोग जो अगला सर्किट देखने वाले हैं वो आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट बोले तो एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, एक कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली लाके, एक कैपेसिटर ले आऊंगा, उसको चार्ज करूंगा, उसको दिखाऊंगा, उसको डिस्चार्ज करूंगा, उसको भी दिखाऊंगा, तथा मैथमेटिकली भी देखेंगे कौन सा फॉलो करता है। ये जो अपना इंडक्टर है ये तो एक्सपोनेंशियल फॉलो किया डीके में भी और ग्रोथ में भी। इसके दशा में क्या होता है कैपेसिटर के केस में, ये कल का सेशन है, कल देखेंगे, कल और मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। मैं कैपेसिटर ले आऊंगा, बहुत सारे लोग कैपेसिटर देखे ही नहीं होंगे, उनको भी मजा आएगा। देखिए कैपेसिटर कैसा होता है, रेटिंग क्या होता है, चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, टाइम कांस्टेंट उसका क्या होता है। इसका कांस्टेंट तो आपको पता हो गया, R/L होता है। इसका टाइम कांस्टेंट तो पता हो गया आपको, R/L होता है। और कम होगा मतलब जल्दी चार्ज हो जाएगा, ज्यादा होगा चार्ज होने में समय लगेगा। आइए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी एक क्वेश्चन करते हैं, वंडरफुल क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल में लिखता हूं, उम्मीद रखूंगा ये वाला न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल ही पसंद आएगा। तो चलिए मेरे साथ नोट करिए न्यूमेरिकल। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लीजिए। कह रहा है कि ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट, एक सेल है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। कह रहा है कि इज कनेक्टेड अक्रॉस ए इंडक्टर, एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू दे रखा है 2 मिली हेनरी। स्मॉल एम है तो मिली हेनरी पढ़ते हैं, कैपिटल एम में होता तो मेगा हेनरी हो जाता है। इन सीरीज विथ ए 2 ओम रजिस्टर, एक रजिस्टर है जो कि 2 ओम उसके साथ कनेक्टेड है। यानी कि यदि हम इसका फिगर बनाना चाहें तो एक रजिस्टर लगा हुआ है और उसी के सीरीज में एक इंडक्टर है और इसी से एक बैटरी जुड़ा हुआ है और सारा कुछ दिया हुआ है। ये 1.5 वोल्ट का दिया हुआ है, ये इंडक्टर दिया हुआ है कितना, 2 मिली हेनरी का दिया हुआ है, और कैपेस रजिस्टर की भी वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम का। यानी ये सर्किट दिया हुआ है, बाकी काम खत्म है। क्या पूछ रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ
ऑफ द करेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करेंट, यानी किस रेट से करंट ग्रो कर रही है, यानी कि di/dt पूछ रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इमीडिएटली आफ्टर करंट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही हम सेल को स्विच ऑन करते हैं, यानी कि अभी तक स्विच ऑफ था, कोई करंट नहीं था, स्विच ऑन भी कर देंगे तो भी करंट जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है और ये करंट को बढ़ने नहीं देता है। समझिए, इंडक्टर हैज ए प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन द करंट, ये करंट का विरोध करता है। तो होगा क्या एक्चुअली, यदि हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना चाहें, इक्वेशन बनेगा E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस L di/dt। लेकिन होगा क्या, एट t इक्वल टू जीरो पे, एट t इक्वल टू जीरो पे, एट t इक्वल टू जीरो पे I बराबर जीरो होगा। समझिए क्यों? क्योंकि समय जैसे ही जीरो, t इक्वल टू जीरो प्लस पे भी I बराबर जीरो होगा। t बराबर जीरो प्लस का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि समय जीरो से थोड़ा सा बढ़ा आगे, जीरो तक, जीरो से प्लस, यानी स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं तो भी करंट जीरो रहेगा, यानी I इंटू आर का मान क्या होगा, जीरो रहेगा। I इंटू आर का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू L di/dt। एक्चुअली क्या है, जब आप हायर स्टडी करेंगे, बीई या बीटेक करेंगे, तो आपको एक पढ़ना पड़ता है, बोलते हैं एक टॉपिक होता है, बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ एसी। तो वहां जब ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे तो तीन टर्म मिलेंगे आपको, टी प्लस, टी माइनस एंड टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो माइनस एंड टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जीरो के बाद, स्विच ऑन के बाद, ये टी इक्वल टू जीरो माइनस स्विच ऑन या स्विच ऑफ से पहले, टी बराबर जीरो से पहले मतलब माइनस टी बराबर जीरो के बाद, यानी कि टी जीरो प्लस, टी बराबर जीरो मतलब जीरो सेकंड पर। ये रहा, आप आगे पढ़ेंगे इसको, इतना गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप टोटल स्टैंडर्ड। लेकिन हाँ इतना समझिए, इंडक्टर अपोज करता है, स्विच ऑन किए तो भी जीरो ही रहेगा करंट, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, यानी कि वहां पे ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी E इज इक्वल टू L di/dt। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए di/dt चाहिए एक्चुअली, और di/dt तो E अपान L इज इक्वल टू हो जाएगा अपना di/dt, यानी कि आपको E की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया था E की वैल्यू, E की वैल्यू दिया था आपको 7.5, नहीं E की वैल्यू दिया था 1.5 अपान dt की वैल्यू कितने मिली सेकंड में, dt की वैल्यू कितने मिली सेकंड में नहीं दिया था, सॉरी, यानी di/dt ही तो चाहिए। E की वैल्यू दिया था हमको 1.5, L की वैल्यू दिया था 2 मिली हेनरी, मिली हेनरी बोले तो 10⁻³ अब मैं बता चुका हूं आपको, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो आपकी साइन चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे इसको आप लिख सकते हैं 10⁻3, 2 से इसको कटाइए आपको मिल जाएगा 0.7, यानी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 750, 7 into 50 एम्पियर, क्योंकि करंट है एम्पियर पर सेकेंड, ये रहेगा 750 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट सेकेंड कितना हो जाएगा, 750 एम्पियर पर सेकेंड। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जेई मेंस और जेई जो है कि नीट का जो लेवल है यही है, ठीक है, ये इस लेवल का यदि क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। समझिए, क्वेश्चन समझिए, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाना बड़ा ही जरूरी है फिजिक्स में। यदि आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, केवल कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर मजा नहीं आएगा आपको, आप अधूरा रह जाएगा ज्ञान आपको, यानी कंसेप्ट चाहिए और न्यूमेरिकल भी लगाइए। कल का जो टॉपिक है कैपेसिटर का चार्जिंग, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली वो लोग केवल फार्मूला याद रखें, फार्मूला याद रखें, कंसेप्ट याद रखें। कंसेप्ट क्या हुआ, चार्जिंग किस तरह से हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है, डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, समय कितना लगना चाहिए, आइडियली कितना लगना चाहिए, प्रैक्टिकली कितना लगना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। कल का टॉपिक है कैपेसिटर का चार्जिंग, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग, प्रैक्टिकली मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली मैं लाऊंगा, बोर्ड लाऊंगा, कैपेसिटर ले आऊंगा, चार्ज करूंगा, दिखाऊंगा, डिस्चार्ज करूंगा, दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगा और वंडरफुल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो बने रहिए आप एमएस एकेडमी में। सो थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए। क्यों? क्योंकि शाम 6 बजे आपको अपडेट मिलती रहती है एमएस एकेडमी की तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच।